इंडियन इकोनॉमी की जर्नी को समझने की कोशिश करेंगे। इंडियन इकोनॉमी की इस जर्नी को मेनली 3 फेजेस में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है 1947 से लेकर 1964 तक, जिसे नेहरूवियन एरा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है 1964 से लेकर 1990 और तीसरा है 1991 से लेकर 2022 तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं इस पूरी जर्नी को। सबसे पहले फेज़ 1 1947 टू 1964। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि 2000 साल के एक्सप्लॉयटेटिव कॉलोनियलिज्म ने भारत की इकोनॉमी के बैकबोन को बेहद ही वीक बना दिया था, जिसे रीबिल्ड करने के लिए पीएम नेहरू और बाकी लीडर्स ने मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल को चुना। दोस्तों, मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है ऐसी इकोनॉमी जहां प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों को एग्जिस्ट करते हैं। इसे हम यूएस और यूएसएसआर के इकोनॉमिक मॉडल की मदद से समझ सकते हैं। यूएस इकोनॉमी एक फुली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है जहां प्राइवेट सेक्टर का बोलबाला है। वहीं यूएसएसआर की इकोनॉमी पब्लिक सेक्टर द्वारा डोमिनेटेड थी, जिसे सोशलिस्ट इकोनॉमी भी कहा जा सकता है। इनके ऑपोजिट इंडिया ने एक ऐसा इकोनॉमिक मॉडल चुना जहां पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स को एग्जिस्ट करते हैं। इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद अप्रैल 1948 में इंडिया का पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन इशू किया गया। इस पॉलिसी ने प्रोडक्शन को इंक्रीज करने और इसके इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन पर जोर दिया और साथ ही इंडस्ट्री के डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट को सौंपी गई। आईपीआर मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ पहला कदम था जिसने भारत में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के रोल को आउटलाइन किया। आईपीआर ने गवर्नमेंट और प्राइवेट पार्टीज के रोल के अकॉर्डिंग इंडस्ट्रीज को 4 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया, जिसके अंडर आर्म्स एंड एमिनेशन की मैन्युफैक्चरिंग, एटॉमिक एनर्जी, रेलवे और ट्रांसपोर्ट को रखा गया। नंबर 2 बेसिक इंडस्ट्रीज, जिसके अंडर कोल, आयरन एंड स्टील, शिप बिल्डिंग, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, टेलीफोन, टेलीग्राफ, वायरलेस और मिनरल ऑयल जैसी इंडस्ट्रीज को क्लासीफाई किया गया। ये इंडस्ट्रीज इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही बेसिक थी और इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर रखा गया, पर इन इंडस्ट्रीज में ऑपरेट कर रही एग्जिस्टिंग प्राइवेट कंपनीज को 10 ईयर्स के लिए ऑपरेशन कंटिन्यू करने की परमिशन दी गई और 10 सालों के बाद फेयर कॉम्पनसेशन के एक्सचेंज में गवर्नमेंट इन्हें टेक ओवर करने का प्लान कर रही थी, बट ये टेक ओवर कभी हुआ ही नहीं। इसके बाद आती है नंबर 3 रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज। इस सेगमेंट में ऑटोमोबाइल्स, हैवी मशीनरी, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, शुगर, पेपर, कॉटन, सीमेंट और वुलन टेक्सटाइल जैसी इंडस्ट्रीज़ को शामिल किया गया। ये इंडस्ट्रीज़ मासेस के लिए इंपॉर्टेंट थी और इसी कारण से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हें अपने रेगुलेशन के अंडर रखा। इसके बाद 4th कैटेगरी में आती है प्राइवेट इंडस्ट्रीज़, जिसे प्राइवेट प्लेयर्स और कोऑपरेटिव्स के लिए ओपन रखा गया। दोस्तों, जैसा कि आप समझ पा रहे हैं, इस तरह से आईपीआर 1948 ने मिक्स्ड इकोनॉमी के लिए एक फाउंडेशन रखा जहां प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को एग्जिस्ट कर इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ को एक्सेलरेट कर सकी। अब आइए बात करते हैं 5 ईयर प्लान्स की। दोस्तों, इंडिया में प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की शुरुआत 1951 से फर्स्ट 5 ईयर प्लान के रूप में हुई। अगर इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी यानी एनपीसी की गठन सुभाष चंद्र बोस जी की प्रेसिडेंटशिप में की थी। लेकिन अगर 5 ईयर प्लान की हिस्ट्री की बात करें तो इसका ओरिजिन सबसे पहले यूएसएसआर में जोसेफ स्टालिन द्वारा लेट 1920s में स्टार्ट किया गया था, जिसे इंडिया ने इंडिपेंडेंस के बाद अडॉप्ट किया। 5 ईयर प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट ने प्लानिंग रिसोर्सेज को 1950 में सेटअप किया। प्लानिंग कमीशन ही वो बॉडी थी जिसके ऊपर कंट्री के रिसोर्सेज की असेसमेंट की और उनके मोस्ट इफेक्टिव यूटिलाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। पहले 8 5 ईयर प्लान्स बेसिक और हैवी इंडस्ट्रीज की ग्रोथ पर ज़्यादा फोकस थे, लेकिन 1997 के 9th 5 ईयर प्लान से पब्लिक सेक्टर पर एम्फेसिस कम कर दिया गया। दोस्तों, अब आइए 5 ईयर प्लान्स को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 टू 1956। फर्स्ट 5 ईयर प्लान हैरोल्ड डॉमन मॉडल पर बेस्ड था, जिसका मेन फोकस एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, प्राइस स्टेबिलिटी, पावर और ट्रांसपोर्ट था और इसके लिए भाखरा डैम और हीराकुड डैम जैसे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए। इस प्लान में टारगेट ग्रोथ 2.1% के अगेंस्ट इंडिया ने 3.6% की रजिस्टर की। फिर 1953 में नेशनलाइजेशन की फर्स्ट वेव आई, जिसमें टाटा ओन्ड एयर इंडिया के साथ कलिंगा एयरवेज का भी नेशनलाइजेशन किया गया। एलआईसी के नेशनलाइजेशन के बाद इंडियन स्टेट के कंट्रोल में ह्यूज रिसोर्सेज आ गए, जिसके मिसयूज का रिजल्ट था इंडिपेंडेंट इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंशियल स्कैंडल, द मुंद्रा स्कैंडल, जिसे पब्लिक के सामने पीएम नेहरू के सन इन लॉ फिरोज गांधी ने एक्सपोज किया। जिसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर टीटी कृष्णामाचारी को रिजाइन करना पड़ा। सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 टू 1961। दोस्तों, सेकेंड 5 ईयर प्लान को महालनोबिस प्लान भी कहा जाता है और ये स्वदेशी या सेल्फ रिलायंस पर फोकस था। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए गवर्नमेंट ने प्रोड्यूसर या कैपिटल गुड की मैन्युफैक्चरिंग के लिए बेसिक हैवी इंडस्ट्रीज पर ध्यान दिया। इसके साथ ही हाउस होल्ड सेक्टर, विलेज और कॉटेज इंडस्ट्रीज पर के प्रोडक्ट्स की जिम्मेदारी सौंपी गई। लार्ज मशीन बिल्डिंग इंडस्ट्री के क्रिएशन को सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के एक्सपेंशन के बेसिस के रूप में एक्सपेक्ट किया गया और डिसेंट्रलाइज्ड कॉटेज इंडस्ट्रीज से लो कॉस्ट कंज्यूमर गुड्स के प्रोडक्शन के अलावा मिनिमम सोशल डिसलोकेशन के साथ जॉब क्रिएशन एक्सपेक्ट की गई। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स, भिलाई स्टील पावर प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट और राउरकेला स्टील प्लांट इसी पीरियड के दौरान इस्टेब्लिश किए गए। इस प्लान के अंडर ही कोल के प्रोडक्शन को इंक्रीज किया गया और न्यू रेलवे लाइन ऐड की गई। सेकेंड 5 ईयर प्लान में पीसी महालनोबिस ने यूएसएसआर से इंस्पायर्ड सोशलिस्ट इन्वेस्टमेंट के आइडियाज़ को लार्ज पब्लिक सेक्टर में यूज़ किया, जिसमें हैवी इंडस्ट्रीज़ को कंज्यूमर गुड्स के ऊपर प्रायोरिटाइज किया गया और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को एक्सपोर्ट से ज़्यादा प्रमोट किया गया। महालनोबिस के आइडियाज़ थर्ड 5 ईयर प्लान में भी कंटिन्यूड रहे। इंडिपेंडेंस के बाद भारत ने पोस्ट वॉर डिसलोकेशन और पार्टीशन के कारण हाई इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम को फेस किया और मिडिल क्लास ने हाई इन्फ्लेशन के लिए बिजनेसमैन और मर्चेंट्स को जिम्मेदार ठहराया।
महालनोबिस मॉडल के कारण कंज्यूमर गुड्स की शॉर्टेज हो गई और इन्फ्लेशन इंक्रीज होने लगी। इसके अलावा इकोनॉमिक इनएफिशिएंसीज और रिसोर्स मिसएलोकेशन के कारण ये पॉलिसीज ग्रोथ के लिए ऑब्स्टिकल बन गई। मिक्स इकोनॉमी सोशलिज्म और कैपिटलिज्म के वर्स्ट फीचर्स के रूप में सामने आया। कंट्रोल्स ने ग्रोथ को सप्रेस किया और मिक्स इकोनॉमी सोशल जस्टिस और वेलफेयर डिलीवर करने में फेल होती नजर आई। इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी करेक्शंस की और नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 को अडैप्ट किया। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेवोल्यूशन यानी आईपीआर 1956। दिसंबर 1954 में पार्लियामेंट ने सोसाइटी के सोशलिस्ट पैटर्न को सोशल और इकोनॉमिक पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव के रूप में एक्सेप्ट किया और इंडस्ट्रियल और अदर पॉलिसीज को इन्हीं प्रिंसिपल और डायरेक्शन के बेसिस पर गवर्न किया जाना था, जिसने पब्लिक सेक्टर के स्कोप को वाइडन किया। इसके तहत 17 बेसिक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस वाली इंडस्ट्रीज जैसे आयरन, स्टील और माइनिंग एटसेट्रा को पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व कर लिया गया। इन इंडस्ट्रीज को स्टेट के लिए रिजर्व करने के पीछे ये लॉजिक था कि इन इंडस्ट्रीज के लिए रिक्वायर्ड ह्यूज स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट केवल स्टेट द्वारा ही प्रोवाइड किया जा सकता था। आईपीआर 1956 में इंडस्ट्रीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। फर्स्ट, शेड्यूल ए। इस शेड्यूल में आने वाली 17 इंडस्ट्रियल एरियाज जैसे एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस रिलेटेड इंडस्ट्रीज, एयरक्राफ्ट, आयरन एंड स्टील और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एटसेट्रा को सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्सक्लूसिव मोनोपोली में रखा गया। सेकंड, शेड्यूल बी। इस शेड्यूल में आने वाले 12 इंडस्ट्रियल एरियाज जिसमें फर्टिलाइजर्स, रोड ट्रांसपोर्ट, सी ट्रांसपोर्ट जैसी इंडस्ट्रीज इंक्लूडेड थी, जिसमें स्टेट के ऊपर न्यू अंडरटेकिंग्स को स्टैब्लिश करने की जिम्मेदारी थी, पर साथ ही यहाँ प्राइवेट प्लेयर्स से भी स्टेट के एफर्ट्स को सप्लीमेंट करने की एक्सपेक्टेशन थी। और इसके बाद थर्ड यानी शेड्यूल सी। शेड्यूल सी में रिमेनिंग बची हुई इंडस्ट्रीज को प्राइवेट सेक्टर्स के लिए ओपन कर दिया गया। यहाँ प्राइवेट सेक्टर के लिए लिमिटेड स्कोप था, जिस कारण एंटरप्रेन्योरशिप और कंपटीशन को इनफ पुश नहीं मिल पाया, और जो इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन थी वहाँ स्ट्रिंजेंट रूल्स और लाइसेंस राज के कारण डेवलपमेंट क्रिपल हो गई। दोस्तों, जब तक सेकंड आईपीआर यानी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 पूरी तरह अच्छे से फोर्स में आ पाती, तब तक थर्ड 5 ईयर प्लान बनकर तैयार हो गया था। थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 से 1966 तक चला। इस प्लान के कंसेप्शन के वक्त एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडियन इकोनॉमी टेक ऑफ स्टेज में आ चुकी थी, और इसी कारण से थर्ड 5 ईयर प्लान ने सेल्फ रिलायंट और सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी के रास्ते पर कदम बढ़ाया। इस प्लान में एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए एग्रीकल्चर पर मेन फोकस रहा, पर 1962 साइनो इंडिया वॉर, 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर और 1965-1966 में हुए सीवियर ड्रॉथ के कारण ये प्लान अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाया। भारत सोवियत यूनियन के इकोनॉमिक मॉडल से इंप्रेस होकर हैवी इंडस्ट्रीज की तरफ अपना फोकस जारी रखा, जिसकी कीमत एग्रीकल्चर और लाइट कंज्यूमर इंडस्ट्रीज को चुकानी पड़ी। पहले 3 5 ईयर प्लान की स्ट्रैटेजी थी कि एक बार ग्रोथ प्रोसेस एस्टैब्लिश होने के बाद होने वाले इंस्टीट्यूशनल चेंजेस इसकी ग्रोथ के बेनिफिट्स को सोसाइटी के लोअर स्ट्रैटा तक ट्रिकल डाउन कर देंगे, बट इसके उलट इन 5 ईयर प्लान के दौरान ग्रोथ इतनी वीक हुई कि एडिक्वेट सरप्लस भी जनरेट नहीं हो पाया, जो ट्रिकल डाउन मैकेनिज्म के सक्सेस के लिए एक प्री रिक्विजिट था। पब्लिक सेक्टर की परफॉर्मेंस कैपिटल अक्यूमुलेशन को पेस अप नहीं कर पाई और ना ही इनइक्वालिटी को रिड्यूस कर पाई। इनफ सपोर्ट ना हो पाने के कारण एग्रीकल्चरल ग्रोथ भी कंस्ट्रेन रही और पॉपुलेशन रैपिडली ग्रो करती गई। ये फर्स्ट 3 5 ईयर प्लान्स पूरी तरह से फेल तो नहीं हुए, पर इंडिया के डेवलपमेंट के लिए सफिशिएंट भी नहीं थे। तो दोस्तों, ये तो थी कहानी नेहरूवियन एरा यानी 1947 से 1967 तक की। अब देखते हैं पोस्ट नेहरू एरा की इकोनॉमिक जर्नी को। थर्ड 5 ईयर प्लान में एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए रुपये का डिवैल्यूएशन किया गया, पर ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया, और इसके साथ ही इकोनॉमी में आए रिसेशन के कारण फोर्थ 5 ईयर प्लान को पोस्टपोन कर दिया गया और 1966 से 1969 के बीच के इस पीरियड को प्लान हॉलिडे का नाम दिया गया, जहां एक 5 ईयर प्लान के स्थान पर 3 एनुअल प्लान्स को इंट्रोड्यूस किया गया। प्रिवेलिंग एग्रीकल्चरल क्राइसिस और सीवियर फूड शॉर्टेज के कारण इस एनुअल प्लान का मेन फोकस रहा एग्रीकल्चर, और इसी समय एक न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट किया गया, जिसके अंडर H5E सीड्स का वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन, फर्टिलाइजर्स का एक्सटेंसिव यूज और प्रॉपर इरिगेशन और सॉइल कंजर्वेशन पर ध्यान दिया गया। 1965 और 1966 के मॉनसून फेलियर्स के कारण एग्रीकल्चरल ग्रोथ स्टैग्नेंट रही और इन्फ्लेशन 12% तक पहुंच गया और फूड प्राइसेस 20% तक इंक्रीज हो गए। इसके अलावा 1962 साइनो इंडिया वॉर और 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर के कारण 1966-67 का फिस्कल डेफिसिट 7.3% तक पहुंच गया। इंडो पाकिस्तान वॉर के दौरान यूएसए ने अपने फूड एड प्रोग्राम PL488 को सस्पेंड कर दिया और इस एग्रीमेंट को रिन्यू करने से यूएस ने रिफ्यूज कर दिया। यूएस, वर्ल्ड बैंक और IMF चाहते थे कि इंडिया अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करे, रुपये को डिवैल्यू करे और एक न्यू एग्रीकल्चरल पॉलिसी अडॉप्ट करे, जिसके बाद रुपये को नॉमिनली 36.5% तक डिवैल्यू किया गया और इंदिरा गांधी ने मिड 1960s में ट्रेड लिबरलाइजेशन किया। बट ये लिबरलाइजेशन ऑलरेडी चल रहे रिसेशन, इन्फ्लेशन और एक्सपोर्ट फेलियर्स को टैकल करने में नाकाम रहा। मेनली इसके पीछे 1966 और 67 के मेजर ग्रोथ और पॉलिसी फेलियर जैसे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे। 1967 के बाद के टाइम में सीरीज ऑफ रेडिकल इकोनॉमिक पॉलिसीज लॉन्च की गई, जिनका इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में लॉन्ग टर्म इफेक्ट हुआ। 1969 में मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट यानी MRTP पास किया गया, जिसने लार्ज बिजनेस हाउसेस के ट्रेड प्रैक्टिसेस को सिवियरली रिस्ट्रिक्ट कर दिया और ऐसे मेजर्स पास किए गए जिसने गवर्नमेंट कंट्रोल और इंटरवेंशन को भी इंक्रीज किया। फोर्थ 5 ईयर प्लान 1969 to 1974। फोर्थ 5 ईयर प्लान में ग्रोथ का टारगेट रखा गया 5.7% और इंडिया ने 3.3% की ग्रोथ रेट को रजिस्टर किया।
इंडो पाक वॉर के समय एलाइज द्वारा एसेंशियल इक्विपमेंट और रॉ मटेरियल सप्लाई ना करने के कारण फोर्थ 5 ईयर प्लान में ग्रोथ विद स्टेबिलिटी और सेल्फ रिलायंस मेन फोकस रहे। दूसरे सेक्टर की प्रोग्रेस को सपोर्ट करने के लिए एग्रीकल्चर की ग्रोथ पर मेन एम्फेसिस दिया गया, पर इस प्लान को एक फेलियर की तरह कंसिडर किया जाता है। 1969 में पीएम इंदिरा गांधी ने पूरे बैंकिंग सिस्टम को नेशनलाइज कर दिया और 1972 में एलआईसी को भी नेशनलाइज किया गया। इसके अलावा गवर्नमेंट कंट्रोल को भी इंक्रीज कर दिया गया और फॉरेन एक्सचेंज एंड रेगुलेशन एक्ट 1973 द्वारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन कंपनीज के फंक्शनिंग में न्यूमरस रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए, जिस कारण इंडिया फॉरेन कैपिटल के लिए वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट डेस्टिनेशन बन गया। दोस्तों, फिफ्थ 5 ईयर प्लान जो 1974 से 79 तक चला, इसमें इंडिया ने अपने ग्रोथ टारगेट 4.4% के अगेंस्ट 4.8% का एक्चुअल ग्रोथ रजिस्टर किया। फिफ्थ 5 ईयर प्लान के ड्राफ्ट को डीपी धर द्वारा इकोनॉमिक क्राइसिस के बैकड्रॉप में प्रिपेयर किया गया था। इंक्रीज होती ऑयल प्राइसेस से इंडिया में रन अवे इन्फ्लेशन की सिचुएशन डेवलप हुई, जिस कारण से सिवियर इकोनॉमिक क्राइसिस की सिचुएशन अराइज हुई थी। फिफ्थ 5 ईयर प्लान में रिमूवल ऑफ पॉवर्टी यानी गरीबी हटाओ और अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस दो मेन ऑब्जेक्टिव सेट किए गए थे। इसके साथ हाई रेट ऑफ ग्रोथ, बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक रेट ऑफ सेविंग्स को की इंस्ट्रूमेंट सेट किया गया। 1975 में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को अमेंड करने के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर जनरेशन और ट्रांसमिशन के फील्ड में एंटर किया। इसके अलावा इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया और मिनिमम नीड्स प्रोग्राम को इस प्लान के पहले ईयर में इंट्रोड्यूस किया गया, जिसे डीपी धर द्वारा प्रिपेयर किया गया था। फिफ्थ 5 ईयर प्लान में इंडिया ने 4.4% ग्रोथ टारगेट एम किया और 4.8% की एक्चुअल ग्रोथ रजिस्टर की। रोलिंग प्लान्स 1978 में मुरारजी देसाई ने फिफ्थ 5 ईयर प्लान को रिजेक्ट कर सिक्स्थ 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस किया, जिसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मेन फोकस था, जिसे फिर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। रोलिंग प्लान में 3 टाइप के प्लान्स प्रपोज किए गए थे। पहले प्लान में एनुअल बजट इंक्लूडेड था और सेकंड प्लान को फिक्स नंबर ऑफ ईयर्स के लिए रखा गया, जिसे इंडियन इकोनॉमी के अकॉर्डिंग चेंज किया जाता रहा, और थर्ड प्लान लॉन्ग टर्म विजन के साथ क्यूरेट किया गया था। रोलिंग प्लान की फ्लेक्सिबिलिटी उसकी सबसे बड़ी एडवांटेज थी और उसने प्रीवियस सारे 5 ईयर प्लान्स की रिजिडिटी को ओवरकम किया, जिसमें प्रोजेक्शंस और एलोकेशंस इकोनॉमी की चेंजिंग नीड्स के हिसाब से एडजस्टेबल थे। लेकिन ये फ्लेक्सिबिलिटी ही इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज भी थी, क्योंकि टारगेट्स को हर साल रिवाइज किया जाता था। इनफ्रीक्वेंट रिविजन्स के कारण इकोनॉमी में स्टेबिलिटी की कमी आ गई और ये अल्टीमेटली एक कॉम्प्लेक्स प्लान बनकर रह गया। सिक्स 5 ईयर प्लान 1980 to 1985 टारगेट ग्रोथ। सिक्स 5 ईयर प्लान इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की तरफ पहला कदम था और इसे नेहरूवियन सोशलिज्म का एंड कंसिडर किया जाता है। नेशनल इनकम को इंक्रीज करना, टेक्नोलॉजी का मॉडर्नाइजेशन और कंटिन्यूस डिक्रीज इन पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट सिक्स 5 ईयर प्लान का मेन फोकस था। प्राइस कंट्रोल को एलिमिनेट किया गया और राशन शॉप्स को क्लोज कर दिया गया, जिसके कारण फूड प्राइसेस इंक्रीज हुई और कॉस्ट ऑफ लिविंग भी इंक्रीज हो गई। 1982 में शिवरमन कमेटी के रिकमेंडेशन पर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड को रूरल एरियाज के डेवलपमेंट के लिए इस्टेब्लिश किया गया और ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए फैमिली प्लानिंग इंट्रोड्यूस की गई। सिक्स 5 ईयर प्लान से ही मिलिट्री 5 ईयर प्लान प्लानिंग कमीशन के साथ कोटोमिनस की गई। आपको बता दें कि सिक्स 5 ईयर प्लान में ग्रोथ का टारगेट 5.2% था और इंडिया ने 5.7% का ग्रोथ रजिस्टर किया और इस प्लान को सक्सेसफुल प्लान कंसिडर किया जाता है। द सेवंथ 5 ईयर प्लान 1985 to 1990 टारगेट ग्रोथ 5%, एक्चुअल ग्रोथ 6%। सेवंथ 5 ईयर प्लान को पीएम राजीव गांधी द्वारा लीड किया गया और इस प्लान ने टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर इंडस्ट्रीज की प्रोडक्टिविटी लेवल इंप्रूव करने पर स्ट्रेस दिया। इस प्लान का मेन फोकस इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी में ग्रोथ एस्टैब्लिश करना, फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन और सोशल जस्टिस के थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना था। सोशल जस्टिस, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, इंडिया को एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी के रूप में डेवलप करना एटसेट्रा सेवंथ 5 ईयर प्लान के इंपॉर्टेंट थ्रस्ट एरियाज थे। इसके अलावा वर्ष 2000 तक सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ अटेन करना भी इस प्लान का वन ऑफ द मेन फोकस एरिया रहा। सेवंथ 5 ईयर प्लान का टारगेट 5% था और इंडिया ने 6.01% की ग्रोथ रजिस्टर की। एनुअल प्लान्स 1990 to 1992। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी के कारण इस पीरियड में कोई 5 ईयर प्लान नहीं बनाए गए और इसके स्थान पर एनुअल प्लान्स बनाए गए। सेंटर में हुई पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, बिगड़ते बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंक्रीजिंग डेट बर्डन, वाइडनिंग बजट डेफिसिट्स, रिसेशन और इन्फ्लेशन जैसे इश्यूज के कारण 8th 5 ईयर प्लान को 2 ईयर्स के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। 1991 के फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस के बाद पीएम पीवी नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह की लीडरशिप के अंडर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए। आइए एक नज़र डालते हैं 1991 में आए लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन यानी एलपीजी रिफॉर्म्स के ऊपर। राजीव गांधी ने इकोनॉमी को लिबरलाइज करने के डायरेक्शन में कुछ मार्जिनल चेंजेस किए थे, पर लाइसेंस राज, एमआरटीपी एक्ट, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसीज और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे इशूज़ अब भी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बड़े हर्डल्स बन रहे थे। 1980s के सेकेंड हाफ में एनॉर्मस ट्रेड डेफिसिट था, जिस कारण इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट टर्म बोरोइंग करनी पड़ी। अर्ली 1980s तक गवर्नमेंट ने वेरियस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को सपोर्ट करने के लिए सब्सटैंशियल बोरोइंग की, जिस कारण वीक मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ होने के साथ साथ बैलेंस ऑफ पेमेंट में प्रेशर इंक्रीज हुआ।
इतना ही नहीं, कुवैत इन्वेजन के कारण ऑयल प्राइसेस और इंडिया का इंपोर्ट बिल दोनों ही इंक्रीज हुआ और डिक्लाइनिंग एक्सपोर्ट ने इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज के क्राइसिस को जन्म दिया और कमजोर पड़ती इकोनॉमी को बचाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 67 टन गोल्ड यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड और बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास कोलैटरल प्लेज कर $600 मिलियन रेज किए। जून 1991 में पीएम पीवी नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ऑपोजिशन के बावजूद एलपीजी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए। इन रिफॉर्म्स का मेन मोटिव था इंडियन इकोनॉमी को ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी फ्लो के थ्रू ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना और साथ ही साथ इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के लिए बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करना। इंडस्ट्री का मॉडर्नाइजेशन 8th प्लान का एक मेजर हाईलाइट रहा। एलपीजी रिफॉर्म्स के कारण इंक्रीजिंग फॉरेन डेट और डेफिसिट कंट्रोल में आ गए। इसी बीच 1 जनवरी 1995 को इंडिया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर भी बना। आइए अब देखते हैं एलपीजी रिफॉर्म्स ने इकोनॉमी में क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस किए। फिस्कल स्टेबलाइजेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट के फिस्कल डेफिसिट का रिडक्शन इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक सब्सटैंशियल प्री कंडीशन है और इसे इंश्योर करने के लिए एक्सपोर्ट सब्सिडीज को अबॉलिश किया गया। फर्टिलाइजर सब्सिडीज को पार्शली रीस्ट्रक्चर किया गया, साथ ही डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को भी रीस्ट्रक्चर किया गया। इसके अलावा लाइसेंस राज को एंड करने के लिए इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एमआरटीपी एक्ट को अबॉलिश किया गया और बहुत सारी क्रिटिकल इंडस्ट्रीज को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए ओपन किया गया और एमएसएमई सेक्टर के आइटम्स की डी लाइसेंसिंग की गई और कॉम्प्लेक्स इंपोर्ट कंट्रोल रिजीम को डिसमेंटल किया गया। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ में फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए हाईली सपोर्टिव थी। रुपी को फर्दर 24% तक डिवैल्यू किया गया और मार्च 1993 में इंडिया फिक्स एक्सचेंज रेट से मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की तरफ शिफ्ट हो गया और रुपी को करंट अकाउंट में फुली कन्वर्टेबल बनाया गया, पर कैपिटल अकाउंट में रुपी पार्शली कन्वर्टेबल ही रहा। टैक्स रिफॉर्म्स लाते हुए मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ पर्सनल इनकम को 56% से 40% तक रिड्यूस किया गया और कॉर्पोरेट टैक्स को 51.75% से 46% तक रिड्यूस किया गया। पीएसयूज में गवर्नमेंट ने 51% शेयर्स रिटेन करते हुए लिमिटेड डिसइन्वेस्टमेंट्स किए। बैंकिंग सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन किया गया और सेवरल न्यू बैंकिंग लाइसेंसेज डिस्ट्रीब्यूट किए गए। ऑपोजिशन पार्टीज, कुछ एक्सपर्ट्स और बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट्स उस समय 1991 के रिफॉर्म के अगेंस्ट थे, पर इन रिफॉर्म्स के इम्पैक्ट क्विकली विजिबल होने लगे और 1995 तक इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ न्यू इंडस्ट्रीज भी ओपन अप होने लगी और इंडिया में स्टार प्लस जैसे एंटरटेनमेंट के न्यू ऑप्शंस भी ओपन हुए। इन सब के साथ भारत में Y2 के फेनोमेना के कारण विप्रो और इन्फोसिस जैसी सॉफ्टवेयर कंपनीज का भी उदय हुआ। टेक्नोलॉजिकल चेंज और कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन से भारत में बीपीओ सेक्टर की शुरुआत हुई और अमेरिकन एक्सप्रेस जैसी फॉरेन कंपनीज ने इंडिया में अपने बीपीओ ऑफिसेज ओपन किए। मिड 90s में इंडियन इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रांगली ग्रो कर रही थी, बट इसके साथ ही इंडियन पॉलिसी फ्रेमवर्क के लक्यूनस भी सामने आने लगे और इसका सबसे बड़ा कंसिक्वेंस था द फेमस हर्षद मेहता स्कैंडल, जिसके बाद गवर्नमेंट ने शेयर मार्केट को एफिशिएंटली रेगुलेट करने के लिए सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी को इस्टेब्लिश किया। इसके साथ दूसरे सेक्टर्स को रेगुलेट करने के लिए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी TRAI और कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया जैसे इंस्टीट्यूशंस का जन्म हुआ। 9th 5-year प्लान 1997 to 2002। टारगेट ग्रोथ 6.5%, एक्चुअल ग्रोथ 5.4%। इस प्लान को यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट के अंडर प्रिपेयर किया गया था और इसका मेन फोकस रहा ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना, FDI फ्लो को इंक्रीज़ करना और गवर्नमेंट के रोल को एज अ फैसिलिटेटर डेवलप करते हुए सोशल सेक्टर जैसे कि हेल्थ और एजुकेशन एटसेट्रा पर फोकस करना, यही 9th प्लान के मेन एम्स थे। पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की लीडरशिप के अंडर 9th प्लान में इकोनॉमी के अनएक्सप्लोर्ड पोटेंशियल और टैलेंट को यूज़ करने का ट्राई किया गया। पॉवर्टी की कंप्लीट एलिमिनेशन के लिए गवर्नमेंट ने स्ट्रॉन्ग सोशल सपोर्ट प्रोवाइड किया। 8th प्लान की सक्सेस ने यह प्रूव कर दिया था कि इंडिया फास्ट डेवलपमेंट की राह पर चलने के लिए रेडी है। 9th प्लान में पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही सेक्टर्स ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंश्योर करने के लिए जॉइंट एफर्ट्स लगाए। इसके अलावा रूरल और अर्बन दोनों ही एरियाज़ में जनरल पब्लिक और गवर्नमेंट एजेंसीज़ ने भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। एडिक्वेट रिसोर्सेज के साथ टारगेट को स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर पूरा करने के लिए स्पेशल एक्शन प्लान्स यानी SAPs डेवलप किए गए। SAPs के अंडर एग्रीकल्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और वाटर पॉलिसी जैसे सेक्टर्स को कवर किया गया। दोस्तों आपको बता दें कि 9th 5-year प्लान में 8,59,200 करोड़ का टोटल पब्लिक सेक्टर आउटले रखा गया। 9th प्लान ने रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ देश के निवासियों की क्वालिटी ऑफ लाइफ पर भी ध्यान दिया। सोशल जस्टिस और इक्वालिटी इस प्लान के प्राइम फोकस रहे। पॉपुलेशन कंट्रोल, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, पॉवर्टी रिडक्शन, प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, प्राइमरी एजुकेशन, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का एम्पावरमेंट, एग्रीकल्चर में सेल्फ रिलायंस और स्टेबल प्राइस के साथ इकोनॉमिक ग्रोथ 9th प्लान के कुछ मेजर ऑब्जेक्टिव रहे। 9th प्लान ने 6.5% का टारगेट ग्रोथ रखा था, जिसके अगेंस्ट इस पीरियड में इंडिया ने 5.4% का ही एक्चुअल ग्रोथ रजिस्टर किया। कंट्री के ओवरऑल सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए 9th प्लान ने पास्ट वीकनेसेस को ओवरकम करने के लिए नए मेजर्स फ्रेम किए। किसी भी वेल प्लान इकोनॉमी में गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ जनरल पॉपुलेशन का पार्टिसिपेशन और साथ ही पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का कंबाइंड एफर्ट ही कंट्री की ग्रोथ को इंश्योर करने के लिए एसेंशियल माना जाता है।
आपको बता दें कि 1998 में ही इंडिया ने पोखरण में अपना दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट सक्सेसफुली कंडक्ट किया था और इसके एक साल बाद ही 1999 में इंडिया ने कारगिल वॉर को फेस किया। पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के अंडर इंडिया ने वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एस्पायर करना स्टार्ट किया, जिसके तहत गोल्डन क्वाड्रिलैटरल, मेट्रो और एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुए और इसके साथ मोबाइल फोन्स और इंटरनेट का भी एक्सपेंशन किया गया, जिसका आने वाले डेकेड में ह्यूज इंपैक्ट रहा। आइए अब देखते हैं 2002 से 2007 के पीरियड में लागू हुए 10th प्लान में क्या डेवलपमेंट। 10th प्लान में इंडिया ने 8% ग्रोथ का टारगेट रखा था और 7.6% की एक्चुअल ग्रोथ रजिस्टर की। इस वक्त तक पॉलिसी फॉर्मुलेटर्स ने इस बात को रिकग्नाइज कर लिया था कि इकोनॉमिक ग्रोथ नेशनल ग्रोथ का ओनली ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता और इसी कारण से इस प्लान में परसेंटेज ग्रोथ के अलावा कुछ की इंडिकेटर्स के लिए मॉनिटरेबल टारगेट सेट किए गए, जैसे कि लिटरेसी रेट में जेंडर का गैप रिडक्शन, इन्फेंट और मेटर्नल मॉर्टेलिटी रेट में रिडक्शन, लिटरेसी में इंप्रूवमेंट, पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर का एक्सेस और इसके साथ ही एग्रीकल्चर को इकोनॉमी का प्राइम मूविंग फोर्स डिक्लेयर किया गया और गवर्नेंस को डेवलपमेंट का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर कंसिडर किया गया। आइए अब बढ़ते हैं 11th प्लान की तरफ, जो 2007 से 2012 में इंप्लीमेंट हुआ और इस प्लान ने 9% ग्रोथ का टारगेट रखा था, जिसके अगेंस्ट 8% की एक्चुअल ग्रोथ रजिस्टर की गई। 11th 5 ईयर प्लान का एम रखा गया टुवर्ड्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। 10th प्लान के एंड में इंडिया वर्ल्ड में वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी बन चुका था। इंडस्ट्रियल सेक्टर में कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज हो रही थी और फॉरेन इन्वेस्टर्स अब इंडिया में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट शो कर रहे थे। इसके साथ ही सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट रेट्स भी इंक्रीज हो रही थी। लेकिन समाज के कुछ सेक्शंस, खास तौर पर एससीज, एसटीज और माइनॉरिटीज़ अब भी पॉवर्टी, मैलन्यूट्रिशन, मोर्टेलिटी और अनएम्प्लॉयमेंट के जाल में फंसे हुए थे। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं 5 ईयर प्लान की पॉलिसी के अंडर बने लास्ट प्लान यानी 12th 5 ईयर प्लान को, जो 2012 से 2017 के टाइम पीरियड में इंप्लीमेंट हुआ और इस प्लान ने 8% ग्रोथ का टारगेट रखा और 6.5% की एक्चुअल ग्रोथ रजिस्टर की। 12th प्लान का ब्रॉड विजन उसके सबटाइटल फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ में रिफ्लेक्ट होता है। सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ को अचीव करने के लिए पॉवर्टी रिडक्शन, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, एम्पावरमेंट ऑफ पीपल, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, बेटर एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ, न्यूट्रिशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल पर फोकस किया गया। इसके साथ ही डेवलपमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल कैपेबिलिटीज़, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी इस प्लान का हिस्सा रहे। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में 12th प्लान में अप टू $1 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट का टारगेट रखा गया, जिससे गवर्नमेंट का सब्सिडी बर्डन 2% से 1.5% ऑफ जीडीपी तक रिड्यूस होना एक्सपेक्ट किया गया। इसके अलावा नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर में 50 मिलियन न्यू जॉब क्रिएशन, स्कूल एनरोलमेंट में जेंडर और सोशल गैप का रिमूवल, 0 to 3 ईयर्स के बच्चों में मेल न्यूट्रिशन का रिडक्शन, विलेजेस में इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉलेशन, 50% रूरल पॉपुलेशन को ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराना, हर साल 1 मिलियन से ग्रीन कवरेज को इंक्रीज़ करना और 90% हाउस होल्ड को बैंकिंग सर्विसेज का एक्सेस देना 12th 5 ईयर प्लान के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रहे। आपको बता दें कि यूआईडी यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर को कैश सब्सिडी के ट्रांसफर के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में डेवलप किया गया। जैसा हमने आपको पहले ही बताया कि 12th 5 ईयर प्लान की सीरीज़ में आखिरी प्लान था और प्लानिंग कमीशन के लास्ट डेप्यूटी चेयरमैन थे मोंटेक सिंह आलूवालिया। यूएसएसआर की सोशलिस्ट रिजीम से इंस्पायर्ड प्लानिंग कमीशन करीब 6 डेकेड्स तक कंट्रोल और कमांड अप्रोच के साथ इंडिया के ग्रोथ व्हीकल को ड्राइव कर रहा था, जिसके बाद 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया। मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट के विजन को एनवाइसेज करने के लिए नीति आयोग ने बॉटम अप अप्रोच पर एम्फेसाइज किया और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की नींव रखी। पीएम को इस न्यूली एस्टैब्लिश्ड नीति आयोग का चेयरमैन डेजिग्नेट किया गया और अरविंद पनागरिया इसके फर्स्ट वाइस चेयरमैन अपॉइंट किए गए। इसके अलावा सभी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स इसकी गवर्निंग काउंसिल के मेंबर्स अपॉइंट। आपको बता दें कि नीति आयोग के 2 हब्स हैं, एक टीम इंडिया हब और दूसरा नॉलेज एंड इनोवेशन हब, जो नीति आयोग के थिंक टैंक के रूप में फंक्शन करता है। 15 ईयर रोड मैप, 7 ईयर विजन स्ट्रैटेजी एंड एक्शन प्लान, अमृत, डिजिटल इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन, मेडिकल एजुकेशन रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स एक्सेट्रा नीति आयोग के मेजर इनिशिएटिव्स रहे। इंडिया एक डाइवर्सिफाइड कंट्री है और सभी स्टेट्स के इकोनॉमिक कंडीशंस, उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस डिफरेंट होती है और इस कारण से इंडिया को आज की ग्लोबल इकोनॉमी में कॉम्पिटिटिव बने रहने के लिए वन साइज फिट्स फॉर ऑल के अप्रोच को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने के लिए इनोवेटिव स्टेप्स लेने की ज़रूरत थी। नीति आयोग के अलावा इंडिया ने और भी इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए, जैसे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड नवंबर 2016। 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद बैंक्स ने इजी लोन्स प्रोवाइड किए, पर इस प्रोसेस में रिसोर्सेज का मिस एलोकेशन हुआ और 2012-13 आते आते बैंक्स में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी एनपीएस इंक्रीज होने लगे और 2013 में इंडिया फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज़ की लिस्ट में शामिल हो गया। इंडिया के स्कैटर्ड और डाइवर्जेंट बैंक्रप्सी लॉ को हार्मोनाइज करने के लिए आईबीसी कोड को इनैक्ट किया गया। आईबीसी का एनैक्टमेंट बैंक के पाइल्ड अप नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स और प्रोटेक्टेड रेजोल्यूशन को रिड्यूस करने की डायरेक्शन में एक इंपॉर्टेंट स्टेप था। इसके अलावा उर्जित पटेल कमीशन के रिकमेंडेशन पर 2016 में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को एस्टैब्लिश किया गया, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था रीजनेबल प्राइस स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी इंश्योर करना, बिजनेस साइकिल को स्टेबलाइज करना और फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ रेट अचीव करना। 2017 में इंडायरेक्ट टैक्सेस को यूनिफाई और सिंक्रनाइज करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया, जिसने कंट्री में एक कॉमन और यूनिफाइड मार्केट क्रिएट किया।
पॉवर्टी को डायरेक्टली एड्रेस करने के लिए जन धन योजना, स्वच्छ भारत अभियान, उज्ज्वला स्कीम, हर घर जल जैसी स्कीम्स भी लागू की गई। फिजिकल बर्डन रिड्यूस करने और प्राइवेट प्लेयर्स के ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट के लिए गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट के अंडर डिसइन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। मार्च 2020 में कोविड-19 पैंडेमिक के कारण इंडिया में लॉकडाउन लगाए गए और इसी दौरान लॉकडाउन से अफेक्टेड लोगों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसी स्कीम्स लॉन्च की गई और पोस्ट कोविड वर्ल्ड में इंडिया को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए आत्मनिर्भर भारत मिशन लॉन्च किया गया। तो जैसा कि हमने देखा कि 1947 में आज़ादी के बाद से इंडिया की इकोनॉमिक जर्नी बहुत से उतार चढ़ावों से भरी रही। एक क्लोज सोशलिस्ट इकोनॉमी होने से लेकर एलपीजी रिफॉर्म्स और आज की डेट तक इंडिया ने इकोनॉमिक फेलियर्स और हाई ग्रोथ एरा दोनों एक्सपीरियंस किए हैं। करीब 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स के साथ भारत आज अपने फॉर्मर कोलोनाइजर यूके को पीछे छोड़ वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी के रूप में खड़ा है। और लंदन बेस्ड कंसल्टेंसी सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च यानी सीईबीआर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2035 तक 10 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स के साथ इंडिया वर्ल्ड की 3rd